तो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेसिलिया की जो एनर्जी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। वहाँ पर जो केयर टेकर्स होते हैं वो तक उसके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं उसकी मदद करने के लिए। ये अब अर्थ यानी कि ग्रे से देखा नहीं जाता है और अब वो निको का वही ग्लव को लेकर अपने साथ चला जाता है, जहाँ पर वो भी देखता है कि सेसिलिया की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा निकल रही है। ग्रे अब हम लोग को बताने लगता है कि सेसिलिया बाकी के यूजर्स में से काफी ज्यादा अलग थी, क्योंकि जब ज्यादातर लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं तब वो की को सिर्फ कम ही यूज कर पाते हैं, मतलब वो सिर्फ थोड़ी सी ही की एनर्जी को यूज कर पाते हैं। पर जो सेसिलिया है वो अपने आप को की के टॉर्मेंट से सराउंड कर लेती है, पर अब वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। हेडमास्टर ने ग्रे को इसलिए बताया था कि सेसिलिया का जो ये आउटबर्स्ट होता है ये एक छोटे से भी इमोशनल ट्रिगर की वजह से हो जाता है। ज्यादातर की यूजर इस पावर को एक गिफ्ट की तरह देखते होंगे, पर मैं तो इसे एक कर्ज मानता हूँ। ये सब कुछ अब सोचने के बाद ग्रे अब उसके काफी करीब पहुंच जाता है और अब वो उसे होल्ड करने के लिए कहता है। पर अब सेसिलिया भी देखती है कि उसके पास आने की वजह से ग्रे की भी हालत बुरी हो रही है, उसे काफी सारी चोट लग रही है, जो देखकर अब वो ग्रे को दूर होने के लिए कहती है। पर ग्रे मानता नहीं है, वो उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जिस पर अब सेसिलिया भी मान जाती है। और अब जैसे वो ग्रे का हाथ पकड़ती है उसे अब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहीं पर इन सभी चीजों को करने की वजह से ग्रे की भी सारी की एनर्जी खत्म हो जाती है और अब वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर तो घोड़े बेचकर सो रहा था। वो इतनी गहरी नींद में होता है कि मेड उसका दरवाजा नॉक कर रही होती है, पर फिर भी वो उठ नहीं रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैरोन आ जाता है और अब वो उस मेड से कहता है कि साइड में हटो, मैं उसे उठाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करके अर्थर के रूम का दरवाजा ही तोड़ देता है। वो हमला तो अब अर्थर को भी लगने वाला होता है, पर अर्थर अब उठ जाता है और अब वो उस हमले को पकड़ लेता है। वहीं पर अब बैरोन को देखकर अब अर्थर कहता है कि तुम्हें देखकर काफी बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है कि किसी के ऊपर इस तरीके से पीछे से हमला नहीं करते हैं। जिस पर बैरोन कहता है कि भूलो मत, इस समय पर हम लोग वॉर में हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। बाकी के सभी लेंसेज भी टेलीपोर्टेशन गेट पर तैयार हैं, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वहीं पर अब वहाँ से बैरोन जाने लगता है। उसे देखकर अब अर्थर सोचने लगता है कि हाँ, मुझे याद है कि बैरोन उस पर काफी पहले गुस्सा हुआ करता था क्योंकि मैंने उसके भाई लूकस को मार दिया था। पर इस समय पर हम लोग वॉर में हैं। बैरोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका कॉन्टिनेंट है, इसलिए सबसे पहले वो वहाँ पर फोकस कर रहा है, ना कि मेरे ऊपर। अर्थर के उठने के बाद वहाँ पर अब उसकी मेड भी आ जाती है और अब अर्थर से कहती है कि नहाने धोने के बाद ये आर्मर का सूट पहन लेना। ये लॉर्ड अल्डीर ने आपके लिए तैयार किया है क्योंकि आज आपकी एक स्पेशल स्पीच है। वहीं पर अब अर्थर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे ये आर्मर क्यों पहनाया जा रहा है। वहीं पर अगले सीन में हम लोग को ब्लेन को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा नर्वस है। दूसरी तरफ प्रिसुला यानी कि उसकी वाइफ उसे आज के इवेंट के लिए तैयार कर रही है। ब्लेन अब कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कमांडर वीरियन एटेंस्टीन में एक इवेंट क्यों रखना चाहते हैं। उन्हें तो पता ही होना चाहिए कि दुश्मन वहीं के शोर से हमला करने वाले हैं। तभी वहाँ पर अल्डविन और मेरिल भी आ जाते हैं, यानी कि टेसिया के पेरेंट्स। अल्डविन अब कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे फादर ने हम सभी लोग को इसलिए यहाँ पर बुलाया है जिससे कि हम सभी लोग मोटिवेट हो सके। वीरियन चाहते हैं कि सभी लोग जाने कि आखिरकार हमारी फोर्स कितनी ताकतवर है। और तो इस इवेंट के लिए सारे लेंसेज भी तैयार खड़े हैं। इससे हम लोग अपने लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग आने वाली वॉर के लिए तैयार हैं, तो उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले दुश्मन क्यों ना हमारे पास पहुंच चुका हो। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि फाइनली आज का स्टार यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर अर्थर भी सभी के सामने आ जाता है। अर्थर वहाँ पर सभी लोग को देखकर कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर ने तो उस आर्मर को पहन लिया है जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं पर सभी लोग अब अर्थर को इस तरीके से बड़ा देखकर उसकी तारीफ करते हैं। ब्लेन भी अब अर्थर से कहने लगता है कि तुम तो सही में काफी ताकतवर हो गए हो, मेरे बेस्ट सोल्जर से मैं यही होप कर रहा था। ये सुनकर अब अर्थर कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारा सोल्जर नहीं हूँ, मैं इस कॉन्टिनेंट का सोल्जर हूँ। इसके बाद अर्थर वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम है राडियस, और ये ड्वार्फ किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव है। तुम कह सकते हो कि ये ड्वार्फ किंगडम का थोड़े समय के लिए राजा है। यही ड्वार्फ किंगडम की तरफ से सारे डिसीजंस लेगा। और साथ में जो राडियस है वो इलाइजा का एक गार्डियन भी था, यानी कि वो उसके फादर की तरह था। राडियस अब अर्थर से हाथ मिलाकर कहता है कि फाइनली हम लोग मिल ही गए। तुम्हारे बारे में मैंने इलाइजा के लेटर्स में बहुत सुना था। ये सुनकर अब अर्थर उदास हो जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब इलाइजा को मेरी मदद की जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। तो राडियस अब अर्थर से कहता है कि अपने आप को ब्लेम मत करो,
इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिस पर अब अर्थर कहता है कि इलाइजा मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, हम लोगों ने एक साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर राडियस भी खुश हो जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद वीरियन सभी लेंसेज को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि गेट कीपर तुम लोग को सिग्नल कर देगा जब गेट के थ्रू आने का समय हो जाएगा तब। वहीं दूसरी तरफ अर्थर ये सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार राडियस इलाइजा का गार्डियन बना कैसे है। वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी वहाँ पर आया आ जाती है। वो अर्थर से कहती है कि हम लोग पहले कभी भी इस तरीके से मिले नहीं हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा बोलकर अब वो हाथ हाई करती है और अब अर्थर भी हाथ हाई करता है और अब दोनों ही अपने हाथ को शेक करते हैं। पर अब वो एक दूसरे के साथ ज्यादा बातें नहीं करते हैं और अब आया वहाँ से चली जाती है। सिल्वी भी आया को देखकर कहती है कि आया तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। जिस पर अर्थर कहता है कि लेकिन इसका ऑरा तो कुछ और ही कह रहा है। तभी वहाँ पर आया आ जाती है जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तुम में से कोई भी आया पर नजर नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, ठीक है ना। तुम लोग जाकर किसी और को ढूंढो, आया मेरे लिए है, ओके। हम अब देखते हैं कि मेरा मतलब आया अब अर्थर से कहने लगती है कि देख कर लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी सही चल रही है, तुम अब मिड सिल्वर कोर पर पहुंच चुके हो। जिस पर अर्थर कहता है कि हाँ, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है जिससे कि मैं आपकी तरह व्हाइट स्टेज पर पहुंच सकूं। जिस पर वेरे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा समय लगेगा। ये सुनकर अर्थर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। पर तभी अचानक से गेट मास्टर अब अनाउंस कर देता है सभी लोगों को आने के लिए। तो अब इसलिए अर्थर को प्रॉपरली मौका नहीं मिलता है वेरे के साथ बात करने का। जिसके बाद अर्थर और सभी लेंसेज अब टेलीपोर्टेशन गेट के थ्रू चले जाते हैं। बाहर आने के बाद अब अर्थर ये देखकर हैरान हो जाता है कि सामने की तरफ तो काफी सारे लोग खड़े हैं, यानी कि ऑडियंस खड़ी है। वो सभी लोग अब चेयर कर रहे हैं सभी राजा और रानी के लिए। हम लोग को वहाँ पर कर्टिस और केथलिन को भी दिखाया जाता है। तो चलो गाइस, फाइनली ये लोग भी देखने को मिले बहुत ही समय बाद। एंड वैसे हम लोग को यहाँ पर टेसे भी दिखाई देती है। ये इतनी बड़ी ऑडियंस को देखकर अब अर्थर सोचने लगता है कि काफी समय बाद मैं इस तरीके की बड़ी ऑडियंस के सामने आकर खड़ा हो रहा हूँ। ऐसा मौका मुझे मेरी पिछली लाइफ में ही मिला था। तभी अर्थर की मेड अब अर्थर से कहती है कि कमांडर वीरियन के सिग्नल के लिए तैयार रहो। तो अब अर्थर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे किस लिए तैयार होना है। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि वीरियन अपनी स्पीच को देना शुरू करता है। वो सभी लोगों को अब स्वागत करता है यहाँ पर काफी दूर से आने के लिए। वो अब सभी से कहता है कि मुझे काफी गर्व फील हो रहा है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो काफी दूर से ट्रैवल करके। तुम्हारे लीडर्स मेरे साइड में ही खड़े हैं। तुम्हारे लीडर्स वही लोग हैं जिन्होंने इतने समय से इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और तुम्हारे लीडर वो लोग भी हैं जो कि आगे भी चलकर इसी तरीके से कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। पर तुम लोग के राजा और रानी डायरेक्टली वो लोग नहीं हैं जो कि फ्रंट लाइन में जाकर, यानी कि बैटल में जाकर अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ते हैं। ये लोग हमारे जाबाज जनरल करते हैं, यानी कि डिखातन के लेंसेज। जोरदार तालियों से स्वागत करो इस कॉन्टिनेंट के लेंसेज का। तो सभी लेंस भी अब आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर सभी क्राउड अब मोटिवेट हो जाती है और अब वो सभी लोग अब लेंसेज की वाह करने लगते हैं। जिसके बाद अब वीरियन सभी लोगों को शांत करता है और कहता है कि इस समय पर हम लोग वॉर में हैं। वो बताता है कि इस समय पर आधे लेंसेज तो आ ही नहीं पाए हैं क्योंकि इस समय पर वो लोग बैटलफील्ड में लड़ रहे हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग लेंसेज का टाइटल किसी को भी देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका जन्म कौन से घर के अंदर हुआ है, वो कितना भी गरीब हो या फिर कोई नोबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लेंस का टाइटल उसे मिलना चाहिए जो कि काफी हार्ड वर्किंग करता है, काफी टैलेंटेड हो और काफी ताकतवर हो। आज की शाम हम लोग जश्न मनाएंगे क्योंकि हमारे इस नए एरा के अंदर एक और नया लेंस ऐड होने वाला है। स्वागत करो तुम लोग की तालियों के साथ हमारे नए लेंस अर्थर का। ये बात सुनकर पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अब अर्थर के लिए तालियां बजाने लगती है। पर हम लोग अब देख सकते हैं कि टेसिया ज्यादा खुश नहीं लग रही है। क्या इसका मतलब है कि अभी भी अर्थर से गुस्सा है? वेल, ये तो हमें आगे पता चलेगा। एनीवेज, हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर को खुद ही नहीं पता है कि आज वो लेंस बनने वाला था। उसे अब गुस्सा आ जाता है। वो अब वीरियन से कहने लगता है कि ये तुम्हारा आइडिया था ना मुझे लेंस बनाने का। जिस पर अब वो भी कहता है कि हाँ, इस तरीके से गुस्सा मत हो, इसी तरीके से स्माइल करते रहो क्योंकि सारी ऑडियंस तुम्हें देख रही है। वैसे भूलो मत, तुम्हें एक स्पीच भी देनी है इन लोगों के सामने। जिस पर अब अर्थर कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज मैं लेंस बनने वाला हूँ, तो मैं आखिरकार स्पीच कैसे तैयार करता।
जिस पर अब वीरियन कहता है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम एक स्पीच तैयार करो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो अर्थर लोग हैं वो तुम्हारे ही लोग हैं। तुम इन्हीं लोगों के बीच में ही बड़े हुए हो। तुमने अपनी वर्थ को सभी लोगों के सामने प्रूव किया है, तो तुम इन लोगों को जो कुछ भी कहोगे ये तुम्हारी बात काफी अच्छे से सुनेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक काफी अच्छी स्पीच दोगे। तुम्हारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वहीं पर अब अर्थर भी ये नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तैयार हैं उसकी स्पीच को सुनने के लिए। अर्थर के पेरेंट्स भी वहाँ पर खड़े हैं, तो अब अर्थर भी मान जाता है स्पीच कहने के लिए। एंड बाय द वे गाइस, तैयार हो जाओ, क्योंकि अर्थर की ये जो स्पीच है वो काफी कमाल की होने वाली है। एंड बाय द वे, अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है तो प्लीज कर दो, और इस वीडियो को फटाफट से हाइप करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। इतना प्रमोशन अभी के लिए काफी है, बाकी प्रमोशन में वीडियो के एंड में बोलूंगा। तो अभी के लिए हम लोग इतने रखते हैं, हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अर्थर अब अपनी स्टार्टिंग की स्पीच में कहता है कि डिकाथन के लोगों, आप सभी लोगों का शुक्रिया इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए। भले ही मेरी उम्र कम है, फिर भी मैंने इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री और इकोनॉमी के बारे में काफी सारी किताबें पढ़ी हैं, पर फिर भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा था कि आखिरकार एक सिटीजन अपनी कंट्री के लिए लॉयल कैसे बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिटीजन्स अपनी कंट्री को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका होम टाउन होती है, तो ये तो नेचुरल है कि वो लोग अपने होम टाउन के लिए लॉयल्टी तो दिखाएंगे ही। कंट्री के लोग इसलिए भी लॉयल होते हैं क्योंकि वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो अपने लोगों के लिए काफी कुछ करते हैं, जैसे कि उन लोगों के लिए खाना देना और अलग अलग सर्विसेज वगैरह। इसी वजह से वो कंट्री के लिए लॉयल होते हैं। पर मैं इन सभी बात को डिसएग्री करता हूँ। मेरा ये मानना है कि लॉयल्टी सिटीजन्स के डिसीजन से कैलकुलेट नहीं होती है, ना ही किसी से जबरदस्ती करवाई जा सकती है। लोगों के पास खुद की फ्रीडम होती है चूज करने की कि वो कंट्री के लिए लॉयल रहेंगे या फिर नहीं। वो लोग ऐसी चॉइसेस इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर वो लोग ऐसी चॉइस लेंगे तो उनके दोस्त, उनके नेबर्स और उनके चाहने वाले लोग हमेशा प्रोटेक्ट रहें। सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रेम करते हैं, इसी वजह से लोग लॉयल्टी दिखाते हैं। कंट्री के प्रति लॉयल्टी दिखाने का लोगों के पास अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बैटल में जाते हैं, कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर एक बात सर्टेन है कि लॉयल्टी तब इजी होती है जब समय भी इजी होता है। जब तुम्हारे खुद के बच्चों को काफी हेल्दी खाना मिलता है, तुम्हारे बच्चे अगर हेल्दी होते हैं, तो तुम लोगों के लिए काफी इजी हो जाता है अपने राजा और रानी के लिए चेयर अप करना। एक ऐसी आर्मी के पीछे भरोसा करना काफी इजी है जब तुम्हें पता है कि वो आर्मी विक्ट्री पाकर ही रहेगी। पर अब हम लोग जिस वॉर में जाने वाले हैं वो वॉर इजी नहीं होने वाली है, और इसी वॉर के दौरान ही तुम लोगों की इस कंट्री के प्रति लॉयल्टी टेस्ट होगी। तुम लोग के सामने ऐसी चॉइसेस आएगी जहां पर तुम लोग के सामने तुम्हारे खुद के लोग ही मर रहे होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम लोग अपने लीडर्स को सेक्रीफाइस करा के दुश्मनों के साथ रह सकते हो, ये चॉइस तुम्हारी है। मैं भी यहाँ पर खड़ा होकर तुम लोग को ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चॉइस मेरी है। मेरी लॉयल्टी को खरीदा नहीं गया है, ना ही मेरी ये लॉयल्टी मुझे किसी ने दी है। मेरी इस कंट्री के प्रति ये लॉयल्टी तब मुझे मिली जब मैं अपने चाइल्डहुड में इस कॉन्टिनेंट के अंदर इंजॉय कर रहा था। इस कॉन्टिनेंट के अंदर मैं बड़ा हो रहा था। जब मैं एक एडवेंचरर बना, जब मैं एक स्टूडेंट बना, फिर उसके बाद मैं एक टीचर बना। हमेशा से मेरे पास मेरे चाहने वाले लोग थे जिनके लिए मैं लॉयल्टी दिखाना चाहता था। अब एक लेंस बनने के बाद भी मैं इसी तरीके से अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे लीडर्स के अंदर काफी सारी कमियां हैं, उन लोगों ने काफी गलतियां करी है, पर फिर भी तुम लोग देख ही सकते हो कि हमारे लीडर्स ने इस तरीके से कोशिश करके तीनों रेसेस को एक साथ यूनिफाई कर दिया है, जो कि काफी सालों पहले से ही अलग अलग हो रखी थी। इस वॉर के समय पर सभी लीडर्स ने अपने अपने घमंड को साइड में कर दिया है और डिसाइड किया है कि वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग एल्फ हैं, इंसान हैं या फिर ड्वार्फ हैं। वो सभी लोग तो अपने रिसोर्सेस को भी शेयर करना चाहते हैं जिससे कि आने वाली जिंदगियां बेहतर बन सके। मैं मानता हूँ कि आगे भी चलकर डिस्क्रिमिनेशन चलती ही रहेगी, पर ये जो जमीन है ये हम लोगों की है। इस सिटी को पार करने के बाद हजारों शिप्स खड़ी है जो कि हमारे पास आने वाली हैं। उन्होंने हम लोग को ये ऑप्शन दिया है कि हम लोग हमारी रॉयल फैमिलीज को उन्हें दे दें, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग को वॉर में जाना होगा और काफी सारी मौतें आएंगी। कमांडर वीरियन तैयार थे अपनी खुद की जान सेक्रीफाइस करने के लिए इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए, पर मैं कुछ अलग चाहता हूँ। मैं चाहता
चाहता हूँ कि हमारे रॉयल फैमिलीज को सेक्रीफाइस करने से अच्छा मैं खुद लड़ते समय मर जाऊं, क्योंकि हम लोग हमारे दुश्मनों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग रॉयल फैमिली को सेक्रीफाइस कर भी देंगे तो फिर भी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि दुश्मनों से लड़ना मेरी चॉइस है, तुम लोगों की चॉइसेस मुझसे अलग भी हो सकती है, पर मैं एक बात अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथी अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे आप लोगों को उन दुश्मनों से बचाने के लिए जो कि हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। इसी के बाद अब अर्थक की ये स्पीच खत्म होती है। अर्थक की स्पीच इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सभी लोग तो थोड़े मोमेंट के लिए साइलेंट रहते हैं, पर अब अर्थक की स्पीच काम कर जाती है। सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं डिकाथन को सपोर्ट करने के लिए। सभी लोग अब अर्थक को चेयर करने लगते हैं। ये देखकर सिल्वी भी डिसाइड करती है कि वो भी थोड़ा बहुत फ्लेक्स करेगी और अब वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर काफी जोर से दहाड़ती है। पर हम लोग अब देखते हैं कि सिल्वी से कोई भी नहीं डरा है। ये देखकर अर्थक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये कॉन्टिनेंट अब उसे सपोर्ट करेगा। जिसके बाद अब अर्थक वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही कर्टिस और केथलिन वहाँ पर आ जाते हैं। कर्टिस अब अर्थक से कहने लगता है कि तुम्हारी स्पीच काफी कमाल की थी। लास्ट में सिल्वी को देखकर मैं डर गया। मैंने सुना तो था कि सिल्वी एक ड्रैगन है, पर चलो ये बात छोड़ो, तुम्हें इतने समय बाद फिर से देखकर काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ केथलिन भी अब अर्थक से कहने लगती है कि क्या तुम नोबल्स की रिसेप्शन के अंदर आओगे जो कि सिटी के अंदर है। तो अर्थक कहता है कि नहीं, माफ करना, दरअसल मुझे किसी और इवेंट के अंदर जाना है। और अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि जिस इवेंट में अर्थक को आना था वो इवेंट है एडम का, यानी कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं एडम को रेस्ट इन पीस देने के लिए। एडम की अब कॉफिन को जमीन में गाड़ने के बाद अब सभी लोग एडम को याद करके रोने लगते हैं। इस इवेंट के खत्म होने के बाद अब ट्विन हॉर्न अर्थक के पास आती है और अब वो अर्थक का शुक्र करते हैं यहाँ पर आने के लिए। डर्डन भी अब अर्थक से कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम एक लेंस बन गए हो, माफ करना मैं तुम्हारी स्पीच में आ नहीं पाया। जिस पर अब अर्थक कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद वो लोग अब अर्थर को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर काफी गर्व है। जिसके बाद अर्थर भी अब देखता है कि वीरियन भी यहाँ पर आ चुका है। अर्थर अब उसे कहता है कि तुम्हें नोबल रिसेप्शन को स्किप नहीं करना चाहिए था, हमारे लिए बस इतना ही काफी था कि तुमने एडम के लिए एक फ्यूनरल को होने दिया। जिस पर अब वीरियन कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, वैसे भी बाकी सभी लोग उस रिसेप्शन के अंदर हैं तो मेरी जरूरत नहीं है। वो अब अर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात स्पीच के बाद ही बताने वाला था, पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं तुम्हें ये बात अब बता रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थक को एक चीज दिखाता है। वो चीज एक आर्टिफैक्ट है। दरअसल ये आर्टिफैक्ट आलिया का था जो कि अल्डविन ने अब वीरियन को दे दिया है। उस आर्टिफैक्ट को देखकर अर्थक कहता है कि ये तो वही आर्टिफैक्ट है ना जो कि सभी लेंसेज के पास होता है। जिस पर अब वीरियन कहता है कि हाँ, जब तुम अपने खून को और मेरे खून को एक साथ इसके साथ बॉन्ड करोगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा, जिससे तुम्हें बाकी के लेंसेज की तरह एक बूस्ट मिल जाएगा और फिर तुम व्हाइट स्टेज पर पहुंच जाओगे। मुझे पता है कि तुम आलिया की तरह एक लेंस नहीं हो, पर मेरे लिए ये एक काफी बड़ी ऑनर की बात होगी अगर तुम मेरे एक लेंस बनकर मुझे सर्व करोगे तो। जिस पर अब अर्थक कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारे साथ बॉन्डेड होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं बाद में शायद इसे पछताऊंगा, पर माफ करना, मैं इस आर्टिफैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आर्टिफैक्ट मेरी मदद करे व्हाइट स्टेज में जाने के लिए। व्हाइट स्टेज पर मैं खुद से जाना चाहता हूँ, ना कि किसी आर्टिफैक्ट का यूज करके। ये सुनकर अब बल्डी भी वहाँ पर आ जाता है और अब अर्थर से कहता है कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया। ऐसा बोलकर वो बताता है कि हाँ, ये बात सच है कि ये आर्टिफैक्ट तुम्हारी ताकत को एक बूस्ट देगा, पर इसे यूज करने के बाद तुम और ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, तुम व्हाइट स्टेज पर ही फंसे रह जाओगे। कहा जाता है कि इस आर्टिफैक्ट को सिर्फ जरूरत के समय पर ही यूज किया जाए। पर अर्थर, तुम्हारा केस अलग है। तुम्हारे टैलेंट के अलावा तुम्हारे अंदर लेडी सिल्वी का ड्रैगन ब्लड बहता है और ऊपर से सिल्विया का बीस्ट कोर भी तुम्हारे अंदर है। अभी के लिए इस आर्टिफैक्ट को यूज करना तुम्हारे लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, पर फ्यूचर में ये तुम्हारे लिए एडवांटेज बन सकता है, जिससे तुम सर्वाइव कर सको मुसीबत के समय पर। जिस पर अब अर्थर भी कहता है कि मैं होप करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इस आर्टिफैक्ट को यूज करने का मौका ना मिले। वहीं पर ये बात सुनने के बाद अब वीरियन अब अर्थर से कहता है कि अर्थर, क्या तुम इस वॉर के लिए तैयार हो? तो अर्थर कहता है कि नहीं, मैं तैयार तो नहीं हूँ, पर मैं विट्रा के लोगों के अगेंस्ट हारने वाला नहीं हूँ। हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कि टेसिया और एलेनोर तो यहाँ पर एलिस को चुप करा रही है क्योंकि वो रो रही है एडम के लिए। ऑलराइट, अब इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड और भी कमाल का होने वाला है। अब बस कुछ कम ही चैप्टर बचे हैं, ऑलमोस्ट 40 चैप्टर ही बचे होंगे। शायद से इस महीने में ये सीरीज खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद दुख ही दुख है।
उन सब के बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं। अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।